जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। आज का जो चैप्टर है वो है एम्प्लॉय बिहेवियर एंड मोटिवेशन पे। चैप्टर है जी 8। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक बहुत हमेशा से इशू रहा है। और लेट्स डिस्कस। आपका एम्प्लॉय हमने इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था जी। एचआरएम क्या होता है, उसके डिफरेंट फंक्शन हमने डिस्कस किए थे और एम्प्लॉयज़ की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी। तो इसमें हमने एचआर का जो फंक्शन है, एम्प्लॉय बिहेवियर और एम्प्लॉय मोटिवेशन, वो सिर्फ हमें डिस्कस करना है। अब एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसका बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की को अफेक्ट करता है। आप सब लोग समझ चुके हैं कि एम्प्लॉय अगर खुश होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से काम कर सकेगा। अब उसका बिहेवियर की इम्पोर्टेंस है क्योंकि अल्टीमेटली उसका बिहेवियर उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होता है, और जब परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है परफॉर्मेंस बिहेवियर। परफॉर्मेंस बिहेवियर है जी, उसके वर्क रिलेटेड जितनी भी बिहेवियर है वो जब डिस्प्ले करता है अपने वर्क में, उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस वजह से उसका बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस बिहेवियर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना इसका अपना बिहेवियर है, काम के बाद वो जो भी करता है हमें से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वही बिहेवियर उसकी परफॉर्मेंस बिहेवियर बन जाता है। अब है जी एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जैसे कि हम सिटीजन कहते हैं जी, हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं। हम शहरी हैं, हम लोग के ये हकूक़ हैं, हम लोग के पे फ़र्ज़ भी है कि मुल्क का ख़्याल रखें, वो काम करें जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। ठीक है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के भी एम्प्लॉय सिटीजन ही होते हैं। अब सिटीजनशिप में उनकी परफॉर्मेंस जो स्केजुअल टाइम है उससे तो इम्पैक्ट नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप अपने जॉब के अलावा क्या काम करते हैं। मतलब आपकी टाइम है जी 9 टू 5, ठीक है, आप अपने काम के अच्छे से घर चले गए, तो सिटीजनशिप में अभी नहीं आएंगे, आप अच्छे एम्प्लॉय में आएंगे। सिटीजनशिप में आप तब आएंगे जब आप एक्स्ट्रा टाइम दें कंपनी को, जो न्यू कमर्स आते हैं उनको सिखाएं, कोई ऐसा काम कर दें जिससे कंपनी का फ़ायदा हो लेकिन आपको बोनस ना मिले। मतलब कंपनी के लिए कुछ ना कुछ आपने एक्स्ट्रा काम करना है। इसी वजह से लिखा गया है कि पॉजिटिव बिहेवियर दैट डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द बॉटम लाइन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा जो आप काम करते हैं ना वो अफेक्ट होता है। जो आप 9 टू 5 काम करते हैं वो तो आपने काम करना ही है। इट कुड बी इन अ नेगेटिव वे, इट कुड बी इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन अगर आप सिटीजनशिप बनना है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अच्छा जी, अब है जी आपका काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देता है। आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत तेज़ हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, अक्लमंद हैं, इंटेलिजेंट हैं, इन चीज़ों की वजह से आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। एब्सेंटिज़म है कि आप एब्सेंट बहुत रहते हैं। टर्न अराउंड है, एम्प्लॉई छोड़ के चला जाता है। थेफ्ट है, सैबोताज है, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस वायलेंस, आप चीज़ों को डैमेज करते हैं, वायलेशन करते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, घर ले आते हैं चीज़ें, सेक्सुअल हरासमेंट है, किसी को तंग करते हैं, फीमेल को तंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होती हैं। फिर जी आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी आपके ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब है खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको एक दूसरे बंदे से डिफ़र करती है। आप ज़्यादा हंसने वाले हैं, ज़्यादा उदास रहने वाले हैं, ज़्यादा जॉली हैं, मजाक करने वाले हैं, या आपकी आदत है बात लोगों से बातें करना, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, उसके एट्रीब्यूट्स बनते हैं। अब इसमें ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इसको कहते हैं हम बिग 5 पर्सनैलिटी ट्राइड्स। इसमें नंबर 1 है जी आपका एग्रीएबल। कुछ लोग हैं जो जब कोई बंदा बात करता है उससे जल्दी एग्री हो जाते हैं, ज़्यादा फसी नहीं होते हैं। कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हम ऐसे ही लेके चलते हैं। वो ग्रुप में रहना चाहते हैं, ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, तो उनकी आदत भी होती है लोगों के हाँ से हाँ मिलाना पॉजिटिवली। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, जब भी कोई बात होती है तो उनकी आदत होती है कि सबसे पहले कहना नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे है, तुम्हें नहीं पता ऐसे। जो आर्गुमेंट में हमेशा वो अपना आर्गुमेंट नेगेटिव आर्गुमेंट हमेशा करते हैं कि इस बात को मैंने रॉन्ग प्रूव करना है, इसने जो कहा है वो ऐसा नहीं है। अब नंबर सेकंड पे ऐसे लोग जो कॉन्शियस बहुत होते हैं चीज़ों को लेके, हम कहते हैं यार ज़रा कॉन्शियस रहा करो, मतलब अलर्ट रहा करो, फोकस रहा करो।
जो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो गोल सेटिंग करते हैं अपनी, वो कहते हैं मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, वो ऑर्गेनाइज वो होते हैं, वो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, गोल अचीवमेंट में फोकस रहता है वो। लेकिन जो इतना कॉन्शियस नहीं होते वो लेज़ी होते हैं, वो इतने अपनी लाइफ उनकी लाइफ में इतना डिसिप्लिन भी नहीं होता। फिर जी इमोशनल, आप लोग कितने इमोशनल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन है, ज़्यादा आप अपने इमोशन पे आपको कंट्रोल नहीं है तो ये नेगेटिव इमोशन में रहेगा। ज़्यादातर आप चीज़ों को नेगेटिव साइड पे लेते हैं कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया। जब कोई इंसिडेंट हो जाए आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो कि घबराता नहीं है, स्टेबल रखता है अपने आप को, मुकाबला करता है, फाइटिंग करता है और इमोशनली स्टेबल रहता है वो लोग। फिर है जी नंबर फोर्थ पे है आपका, एक है मोर एक्स्ट्रोवर्जन है आप या इंट्रोवर्ट है। एक्स्ट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट वो है जो ज़्यादा सोशलाइजिंग पसंद करता है, जो टॉकटिव है, जो बातें बहुत करता है। अक्सर क्लास में भी आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ज़्यादा बोलते हैं, वो एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। और कुछ लोग जो है उनकी बात, उनके जहन में बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो मे बी कंफर्टेबल नहीं होते बोलने के लिए, वो अपनी अपनी लाइफ में, अपने एक डोमेन में रहते हैं, अपनी लाइफ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा एम्प्लॉय ठीक है कौन सा नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं, बस इनको डील आपने डिफरेंट तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल्स की जॉब देनी है तो एक्स्ट्रावर्ट को देंगे, अगर आपने फाइनेंस की जॉब देनी है तो इंट्रोवर्ट को दे दो, बैठ के काम करता रहेगा। फिर है जी लास्ट वन आपका मोर ओपननेस एंड लेस ओपननेस। कुछ लोग होते हैं जो जिनसे आप किसी भी किस्म की कोई भी बात कर सकते हो, वो हर चीज़ के लिए ओपननेस होते हैं उनका। वो ज़्यादा ही नहीं होता यार इस पे मेरे से ये बात, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, इस टॉपिक को लेके मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो आप उनसे हमेशा कोई भी बात कर सकते हो, गुस्सा नहीं होता एकदम से वो, बल्कि वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो भी सुनना चाहते हैं उन लोगों को। तो ये है जी आपका बिग फाइव पर्सनालिटी, ये सब एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये जो भी हमने सब डिस्कस किया। फिर है जी न्यू कॉन्सेप्ट आया है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम EQ भी कहते हैं, इमोशनल कोशेंट। जैसे कि आपका IQ है ना, इमोशनल कोशेंट उसे कहते हैं। इसी तरह से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है IQ। IQ स्टैंड्स फॉर आपके आपकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितने हैं, मतलब इंटेलिजेंट आपकी प्रोपोर्शन कितनी है, वैसे इमोशनल। इमोशनल आपकी इंटेलिजेंस में आता है कि आप खुद कितना स्टेबल हैं, आप लोगों को कितना समझ सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को। फॉर एग्जांपल आप कंपनी में कोई इंसिडेंट हो गया, बाकी लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्टेबल रखा अपने आप को तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। इसके देखिए ये पॉइंट्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है कि आप सेल्फ अवेयर कितने हैं, आपको अपनी फीलिंग्स का कितना पता है और उस फीलिंग्स पे आप कितना मैनेज कर सकते हैं, आपको कितना कंट्रोल कर सकते हैं फीलिंग्स को। आपको पता है कि आपके क्या क्या इमोशंस है और किस टाइम आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। अक्सर ऐसा ऐसा है कि आप कोई मूवी देख रहे हो इमोशनल, आप रोना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग रोते नहीं है लेकिन उनकी फीलिंग्स होती है लेकिन रोते नहीं है वो, क्या होता है उनको कंट्रोल है। फिर कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटिंग होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं और अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को फेलियर से मोटिवेट करना। अक्सर लोग बिजनेस में फेल हो जाए तो कहते हैं बस और बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटर होते हैं वो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं कि अगर एक फेल नहीं हुआ, एक स्टेप मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब मैं नेक्स्ट इससे बेटर करूँगा। एम्पैथी है नेक्स्ट, जैसे सिंपैथी है वैसे एम्पैथी है। एम्पैथी है कि दूसरों को समझना, दूसरों के बिहेवियर को समझना। इससे मतलब दूसरा अगर चुप है तो आप समझ आते हैं वो चुप क्यों है, दूसरा अगर बहुत खुश है तो आप समझ आते हैं कि वो खुश भी है या उदास है, उदासी के पीछे खुशी, खुशी के पीछे उदासी, आप उसको समझना। वो आपको कोई कुछ ना बताए लेकिन आप उसको समझ जाना। फिर आपके सोशल स्किल्स आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, लोगों से बातचीत करने के स्किल्स आते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करने के स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस हैं। फिर जी आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका वर्क में अगेन बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड आपकी फीलिंग्स हैं, आपके बिलीव है किसी भी चीज़ को लेके। अब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन में आपकी पॉजिटिव होती है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कमिटमेंट भी होती है। लेट्स से आप कहते हैं जी कि झूठ नहीं बोलना,
ठीक है, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी कोई झूठ बात होगी तो मे बी आप उसको लेके सेंसिटिव हो जाए, परेशान हो जाए। तो आपका एटीट्यूड क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है जी, जिसमें ये माइंड गेम होती है। इसमें जो एम्प्लॉई है वो कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करता है, और कुछ चीज़ें जो एम्प्लॉयर है मतलब बॉस है उसको समझ नहीं होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये देखिए, तो ये साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं कि एम्प्लॉय कहता है जी कि मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा, मैं अपनी एबिलिटी, लॉयल्टी, स्किल्स यूज़ करूंगा, और मुझे बदले में क्या मिलेगा? मुझे बदले में बेनिफिट मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, और अदर बेनिफिट मिलेंगे, मेडिकल मिल जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जहन में होता है कि यार मुझे ऐसा हो गया, अगर नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय खुश नहीं होगा। फिर है जी जॉब फिट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसको वही पोजीशन दी जाए जो उसकी एबिलिटी के हिसाब से है, जिसके लिए वो फिट है। हर कोई हर चीज़ के लिए फिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बीबीए, एमबीए, एमकॉम की डिग्री मिल भी जाए और आप कहते हैं जी कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैनेजर्स की जॉब मिले, लेकिन आप शायद मैनेजर के लिए फिट ना हो। अगर एम्प्लॉयर आपको समझ जाए और आपको सही जॉब पे लगा दे तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास आपकी पीएचडी की डिग्री है और आपको कोई वर्कर लगा दे, तो अगेन जॉब फिट नहीं है। या आप मैट्रिक पास हैं और आपको किसी का प्रिंसिपल बना दे किसी यूनिवर्सिटी का, वो फिट नहीं है। फिर जी बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर को समझते हुए उनको हमें मोटिवेट करना होता है। एक है जी आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें पैसा यूज होता है। आपने पैसा, आपकी सैलरी अच्छी हो एम्प्लॉय की, तो वो मोटिवेट रहता है, वो खुश रहता है, इसे कहते हैं क्लासिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर है जी हॉथॉर्न, इसमें ये है कि आप जब काम करते हैं, आपको जब पैसे मिलते हैं, पैसे के साथ साथ अगर शाबाशी भी मिल जाए, तो अटेंशन मिल जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया आपके बॉस की तरफ से, तो एम्प्लॉय खुश हो जाता है कि बॉस मेरे काम से खुश भी है, बॉस मुझे शाबाशी भी देता है, अटेंशन भी देता है। इसे कहते हैं हम हॉथॉर्न। फिर है जी ह्यूमन रिसोर्स में नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के वो लोग हैं जो लेजी होते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते, आज का काम कल पे रखते हैं, इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते। और थ्योरी थ्योरी वाई के जो लोग हैं वो मोटिवेशनल होते हैं, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं, वो आज का काम कल पे नहीं, वो एफिशिएंट होते हैं, उनको पता है उन्होंने गोल क्या है, उनकी तरफ भागते हैं। इन दोनों को डिफरेंट वे में हैंडल करना होता है ऑफ कोर्स। अगर आप थ्योरी एक्स वालों को ढील देते जाएंगे तो वो और ढीले होते जाएंगे, उन पे सख्ती करनी पड़ती है। और थ्योरी वाई में आपको, जो पीछे हम डिस्कस करते गए किया है हमने, कि उनको मोटिवेट करना होता है, सैलरीज के अलावा शाबाशी देना उनके लिए काफ़ी है, उनको फ्रीडम दिया करें काम के लिए। ये देखें यहाँ पे, ये वही जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है किस टाइप के लोग होते हैं वो लोग। फिर है जी हिरार्की ऑफ नीड, एक मॉडल है मैस्लोज का। मैस्लोज ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था कि हर एक इंसान की नीड डिफरेंट है, और उस नीड के हिसाब से हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। ये देखें, ये हिरार्की है। अगर आप बेसिक देखें, ये सबसे नीचे वाली है। सबसे नीचे नीचे है जी साइकोलॉजिकल नीड होती है किसी भी इंसान की, जो कहता है जी कि बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिसमें आपका खाना पीना रहना ये सब है। ये आपकी तनख्वाह से फुलफिल हो जाती है। जो बेसिक वर्कर्स हैं वो इस कैटेगरीज में आते हैं। फिर आते हैं जॉब सिक्योरिटी नीड होती है। सिक्योरिटी नीड में इंसान कहता है अच्छी जॉब हो, स्टेबल रहे, और उसके बाद मुझे पैसे मिलते रहें, बस जितनी तनख्वाह मिल रही है। स्टेबिलिटी चाहता है, उसके लिए आप पेंशन प्लान कर दें। सोशल नीड है जी, कि सोशल नीड में वो कहते हैं कि अच्छा पैसा भी है, जॉब भी सिक्योर है, तो आप सोशल बिलोंगिंग होनी चाहिए, लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, गैदरिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आप वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करें, उससे ग्रुप में अच्छे ग्रुप में एडजस्ट करें। फिर होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में आप कहते हैं आपको स्टेटस चाहिए होता है। सेल्फ एस्टीम, आपको स्टेटस चाहिए होता है कि मेरी जो खुद मुख्तारी है वो अच्छी हो, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सॉरी, आप सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहते, इसमें अगर आप मोटिवेट करना है तो उसको अच्छी पोस्ट दें, अच्छी जॉब दें,
जिसमें लोग कहें कि इस जॉब की तो इज्जत ही बहुत है, इस जॉब में लोगों की बहुत सुनी जाती है। फिर है जी आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सबसे ऊपर आपकी फॉर्म है जिसमें आपकी सेल्फ एस्टीम से भी ऊपर की बात है कि आपने हासिल क्या किया दुनिया में, तो किसी और दूसरे ने हासिल नहीं किया। उसके लिए आप डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब आप देते जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट देते हैं, जिस जब वो अचीव होता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो काम अचीव किया जो दूसरे ने कोई नहीं कर सका, मुझे ये अवार्ड मिल गया, मुझे वो अवार्ड मिल गया। फिर है जी आपके टू फैक्टर फैक्टर थ्योरी, जिसमें आपके आते हैं जी टू फैक्टर, जिसमें हाइजीन और मोटिवेशन। ये देखें जी, इसमें ये लोग क्या कहते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स वो हैं अगर तो ये किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलते या ठीक नहीं मिलते तो वो खुश नहीं होगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि ये तो मुझे मिलने ही मिलने हैं। अगर आप इसको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो वो खुश नहीं होगा, लेकिन वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसकी बस। फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र अच्छा हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, उसकी पे स्केल अच्छी हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ठीक हो, ये एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा होगा। अगर नहीं होगा तो वो खुश नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो वो कहता है यार ये तो होना ही था। अब इससे ऊपर जाएँ अगर मोटिवेशनल फैक्टर में, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनहेंस करते हैं, उसको पता है उसकी ग्रोथ होगी, उसको आप बार-बार शाबाशी दें, उसको अचीवमेंट करवाएँ, उसकी हेल्प करें, तो वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो सैटिस्फैक्शन, उसकी डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हो जाए तो सैटिस्फैक्शन उसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ में ख़्याल रखना ये चीज़ें लाज़मी हो, और इन चीज़ों में ख़्याल रखना है कि ये स्टेप बाय स्टेप हम देते जाएँ। फिर जी आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, जिसमें अ, अ, आपका जो एम्प्लॉयी है वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं कोई अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरी ग्रोथ के चांसेस है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे करते हैं कि वो काम नहीं करते, अपना काम करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं काम में। वो कहते हैं कि यार तनख्वाह तो मिलनी है, अगर एक्स्ट्रा काम करो मेरी कौन सी प्रमोशन हो जानी है, तो मैं यहीं पर रखता हूँ अपने आप को। फिर ऐसी इक्विटी थ्योरी में ये बताते हैं कि आप अ, दूसरों की ट्रीटमेंट देखते हुए अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। ये देखें, ये जो सी सॉ बना हुआ है, देखें इक्विटी, ये इक्विटी है। फॉर एग्जांपल न्यू कोई ग्रेजुएट निकला है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, उसको उसको हायरिंग होगी, उसकी हायरिंग होगी, उसको पैसे मिलना शुरू होगा। अब उसके 1-2 महीने बाद किसी और को हायर करते हैं, उसको भी उतनी सैलरी पे हायर रखते हैं जितनी इसको इसको सैलरी दे रहे हैं, तो इक्विटी है। अगर तो आपको न्यू कमर को किसी को हायर किया, उसको ज़्यादा तनख्वाह दे दी, तो इसका मतलब है कि वो खुश नहीं होगा, इक्विटी नहीं होगा, इक्वल नहीं है। और यहाँ भी इक्वल नहीं है कि अगर उसको आपने कम तनख्वाह दे दी, ये भी इक्वल में नहीं आएगा। अच्छा जी, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिसको हम पनिशमेंट भी कहते हैं। कुछ हम रिवॉर्ड देते हैं लोगों को, जो लोग अगर अच्छा काम करें तो हम उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं, मतलब रिवॉर्ड देते हैं अच्छे काम करने पे रिवॉर्ड। कुछ लोग होते हैं जो रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागते, बस काम कर रहे होते हैं और रिवॉर्ड देने से इतना मोटिवेट नहीं होते। कुछ लोग होते हैं रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको अगर पनिश किया जाए तो फिर काम करते हैं, पनिशमेंट, इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, और ये थ्योरी एक्स और वाई में भी आता है। फिर है जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम मैनेजर और सबऑर्डिनेटर को साथ लेके चलते हैं, और इसमें हम ग्रुप गोल्स को सेट भी करते हैं और उसको इवेल्युएट भी करते हैं। मतलब बॉस ने अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर है जी पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट, जो एम्प्लॉय है उसको अपने साथ हमेशा मिलाया करें और उनको इतनी पावर दें कि वो खुद फैसले ले सके, इससे उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। एम्पावरमेंट मीन उनको, उसके पास पावर हो खुद फैसले लेने की एम्प्लॉय के पास। फिर है जी जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रीडिज़ाइन। जॉब एनरिचमेंट होता है कि टाइम टू टाइम आप अपने एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के लिए मोटिवेशनल फैक्टर 2-3 ऐड करते जाएं। कभी तनख्वाह दे दी, कभी बोनस दे दिया, कभी फ्री टाइम दे दिया, कभी सर्टिफिकेट दे दिए, ऐसी चीज़ें। और रीडिज़ाइन में है जी उसकी
उसकी जो जॉब जिस जॉब में वो काम करता है उसमें चेंजेस करते जाएं ताकि वो मुतमिन रहे। अब वो चेंजेस क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रीडिज़ाइनिंग में। देखें रीडिज़ाइनिंग में है जी इसमें आता है मतलब डिफरेंट उसको टास्क दे दिए। कभी कभी होता है कि टास्क ज़्यादा देने में उसको फील होता है कि उसकी जॉब इनलार्जमेंट हो गई है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस हो गई है। तो जो उसका बॉस काम करता है वो कहता है आप उससे काम करवा लें, कहते हैं यार ये तुम भी काम कर दो, तुम भी कर दो। तो उसको फील होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस है। ग्रुप में उसकी ग्रुप में रखा करें उसको, कभी किसी ग्रुप में कभी किसी ग्रुप में, उसको अगेन उसका एक्सपीरियंस होता है, उसको फील होता है उसकी इम्पोर्टेंस है। उसको डायरेक्ट होने दें कस्टमर के साथ, डीलिंग करने दें कस्टमर्स के साथ, अगेन उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। फ्लेक्सिबल टाइम आप उसको ऑफर कर सकते हैं, जो 9 to 5 की जॉब की बजाय आप 2 घंटे आगे पीछे कर दें ताकि ईजी रहे उसके लिए, फ्रेश रहे। कंप्यूटिंग कर सकते हैं, वो घर बैठ के काम कर सकता है। कभी कहते हैं यार तुम घर बैठे काम करो, जैसे आजकल लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर भी होते हैं इसमें। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जी इसके। जब हम काम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉय खुश रहता है, कमिटेड रहता है, स्ट्रेस कम होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, खुश रहता है, मुतमिन रहता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, मुश्किल बहुत है इसको इम्प्लीमेंट करना, चैलेंजेस बहुत है। बाकी एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है ये, और जिस एम्प्लॉय का ऑफर ना दे वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं। ये मैंने कुछ लिंक्स लगाए हैं एम्प्लॉय की बिहेवियर और मोटिवेशन पे, ये आप लोग लाजमी देखिएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।